हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि सोशल इश्यूज की मैगजीन है उसके पार्ट 2 में। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, यहाँ पे हम जो टॉपिक शुरुआत करेंगे वो पहला होगा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन का। जानते हैं क्यों रहा न्यूज में? तो यूएन पेपर द कोविड-19 पैंडेमिक एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन एशिया एंड पैसिफिक ये प्रोवाइड करता है एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग को कि किस तरह से इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वायलेंस हुआ है अगेंस्ट विमेन एशिया और पैसिफिक इलाकों में, मतलब एरिया में। अब यहाँ पे देखते हैं रीजन्स में, ऐसा भी कुछ भी कह लो ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स बढ़ा एशिया और पैसिफिक में। पैंडेमिक की वजह से ज़्यादातर दो वैरायटी के जो वायलेंस थे अगेंस्ट वुमेन वो बढ़े। एक तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और दूसरा डिजिटल वायलेंस, जिसमें जो औरतों का बर्डन था अनपेड केयर वर्क का वो भी बढ़ा। जैसे पकोड़े तल दो, हाँ जाओ चाय बना लाओ, अरे देखो ये क्या है, अरे जाओ अभी तक ये काम नहीं किया, अरे अब बहुत मन कर रहा है भाई कुछ बढ़िया बना लो खाने को। तो ऐसी ही चीजें बहुत सारी रीजंस ये होते हैं कि भाई लॉकडाउन रहा, स्कूल बंद रहे, बच्चे घर में, पति घर में, उसके साथ पैंडेमिक का स्ट्रेस कि कमा नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा, गुस्सा आ गया पीट दिया। उसके साथ रिड्यूस एक्सेस टू सपोर्ट, अब क्या ही है, अगल बगल जिससे पैसा मांगने चलोगे वो सभी घर में बैठे हुए हैं, सपोर्ट की कमी। सिक्योरिटी और लीगल सर्विसेज की बात करें और स्टिग्मा है वायलेंस को रिपोर्ट करने का हमारे देश के अंदर। तो आज भी भाई पति है मार रहा है, कोई बात नहीं सह लो, घर परिवार चलाना है, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी कि अगर हम बता देंगे पुलिस स्टेशन में तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मेन इसी को हम ध्यान में रख के डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया के बारे में जानते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही बुरी तरह से जड़ों में फैला है इंडिया के, और बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। आर्टिकल 15 पार्ट 3 पावर देता है लेजिस्लेचर को कि आप स्पेशल प्रोविजंस बनाइए औरतों के लिए और बच्चों के लिए, और इस पावर के चलते जो प्रोटेक्शन है विमेन का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इसे भी पास किया गया था 2005 में। द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था 2005 में। तो ये एक्ट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स लिखे थे। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन कि भाई ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन के तहत जो कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किया है 1993 में। तो भाई इसी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस एक्ट के अंदर भी थे। और क्या हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले तो इस एक्ट की हम पहले समझते हैं PWDVA 2005 के एक्ट की। पहला तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर फिजिकल वायलेंस आता है, वर्बल वायलेंस आता है, चाहे आप चिल्ला के गाली गलौज कर रहे हैं, इमोशनल आता है, किसी को हर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक आता है, या सेक्सुअल अब्यूज आता है, सब कुछ आता है। और जो लॉ है इसने अपनी डेफिनेशन और ब्रॉड करी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब हो गया चाहे वो मैरिड विमेन के साथ हो, चाहे वो मदर के साथ हो, डॉटर के साथ हो, सिस्टर के साथ में हो, तो हर औरत को इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड करा है अपनी डेफिनेशन में। ये लॉ प्रोटेक्ट करता है विमेन को जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं भी, वो भी एज वेल एज फैमिली मेंबर्स, जिसमें मदर्स, ग्रैंड मदर्स वगैरह आती हैं। तो काफी ज्यादा डिटेल से लॉ हर चीज को कवर करता है, हर चीज को कवर करता है। कवरेज की बात करें तो सारी औरतें, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, कोई विधवा औरत हो, या कोई पार्टनर हो जो लिव इन में रहते हो, है ना, एक घर में एक बच्चा, चाइल्ड इज ऑल्सो एंटाइटल टू रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मदर ऐसे चाइल्ड की ये भी एप्लीकेशन जो है लगा सकती है अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे, चाहे वो माइनर चाइल्ड मेल हो या फीमेल हो। तो आप ये देख रहे हैं कि एक्ट के तहत काफी चीजें, हमारे देश के अंदर एक्ट बहुत अच्छे हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनका यूज सही से नहीं होता। आप मुझे बताइए कैसा आपका व्यू है इस बात को लेकर। खैर, नेक्स्ट में कंप्लेंट्स कुड बी फाइल्ड, कंप्लेन हो सकती है अगेंस्ट कोई भी अडल्ट मेल मेंबर जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा हो विद अ वुमेन। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मैंने ऊपर बता दिया, रिलेटिव हो, हस्बैंड का या मेल पार्टनर हो,
इसमें आप बोथ मेल और फीमेल रिलेटिव्स भी आते हैं मेल पार्टनर के, है ना। तो बहुत बार फीमेल रिलेटिव्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है फॉर शेल्टर होम की या मेडिकल फैसिलिटी की, कि भाई शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेडिकल एड देनी पड़ेगी विक्टिम को। ये एक्ट, इसके साथ और भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर इन अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, जैसे कि पेटिशन फॉर डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सेक्शन 498A हो गया आईपीसी का, और कई सारे और जो भी अग्रीव्ड पर्सन है उसके पास राइट होता है कि ये कंप्लेन को फाइल कर सकता है साइमल्टेनियसली अंडर सेक्शन नंबर 498A आईपीसी। तो ये 2 बार मैं बोल चुकी हूँ, ये क्या है सेक्शन, पहले आपको बताती हूँ। इसके अंदर आता है कि कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो या रिलेटिव हो किसी हस्बैंड का ऑफ अ वुमेन, मतलब औरत का आदमी है या उस आदमी की कोई भी रिलेटिव है, सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रुएल्टी, अगर वो उस औरत पे कोई भी जुर्म करता है तो इसे पनिशमेंट होगी और जेल होगी फॉर अ टर्म जो एक्सटेंड 3 साल तक हो सकता है, एंड एक लाइबिल, ये भी फाइन भी इस पे लगाया जा सकता है। तो आइए कुछ रिलेटेड न्यूज की बात करें। बहुत रहा ये मैरिटल रेप न्यूज में, तो रिसेंटली सेंटर ने कुछ रीजनेबल टाइम लिया आपका दिल्ली हाई कोर्ट से शेयर करने के लिए सरकार का ओपिनियन मैरिटल रेप पे आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि मैरिटल रेप और लीगल पोजीशन क्या है इसके इंडिया के अंदर। देखिए जो रेप है ना, वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह का, अगर नॉन कंसेंशुअल, मतलब कंसेंट नहीं है, मर्जी नहीं है, और नॉन कंसेंशुअल इसको बोलते हैं, ऐसा कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या कंसेंट जो ली गई है बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ फियर, जबरदस्ती करी, डराया, फ्रॉड के माध्यम से, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो सामने वाला मान लीजिए अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेशन, कुछ ड्रिंक्स पिला दिया वगैरह वगैरह, इस तरह से कंसेंट ली, तो सारा का सारा आता है रेप के अंदर। तो रेप जो है अगर नॉन स्पाउस के बीच में होता है, मियाँ बीवी नहीं है, तो ये इलीगल है। रेप अगर 2 लोगों के बीच में होता है जो कि मियाँ बीवी नहीं है, नॉन स्पाउस है, तो ये इलीगल कहलाएगा। बट मैरिटल रेप, इसका मतलब द एक्ट ऑफ हैविंग नॉन कंसेक्सुअल इंटरकोर्स विद one's own wife is kept outside the definition of rape in many countries। बहुत सारे देशों के अंदर जो ये मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप का मतलब मियाँ बीवी है, ठीक है, शादी का रिश्ता है, शादी हो चुकी है, लेकिन तब भी कंसेंट लेना आपस में जरूरी है, एक दूसरे की मर्जी के बिना तो गलत है कुछ भी करना। तो अगर ऐसे टाइम पे सेम कंडीशन जो नॉन स्पाउस की है, अगर वो स्पाउस के बीच में मैरिज के बाद अगर नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बीवी के साथ में, औरत के साथ में, तो उसे कहते हैं मैरिटल रेप। लेकिन इस मैरिटल रेप को यहाँ पर रेप की डेफिनेशन से अलग रखा गया है बहुत सारे देशों में, और इंडिया इज वन ऑफ ओनली 36 कंट्रीज जहाँ पे जो मैरिटल रेप है ये कोई लीगल क्राइम नहीं है। इंडिया के अंदर भी सेक्शन नंबर 1 जो 375 है आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट कोई आदमी करता है अपनी खुद की बीवी के साथ में, और वाइफ मान लीजिए वो 15 साल से कम की उम्र की नहीं है ना, उसके ऊपर की ही है, तो इसको एक्सेप्शन मान लिया जाता है और रेप की डेफिनेशन के बाहर रखा जाता है। ये सेक्शन नंबर 375 कह रहा है। वही जगह सेक्शन नंबर 376 ए क्रिमिनलाइज करता है रेप ऑफ जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ को। मान लीजिए डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद अगर उसका पति जो एक्स पति है वो आता है और जबरदस्ती करता है बिना उसकी कंसेंट के ऐसा कुछ, तो फिर इसको रेप माना जाएगा। समझे इस बात को। साथ में ईदर स्पाउस कैरीज अ राइट फॉर restitution of conjugal rights under divorce act 1869 related to the डिवोर्स ऑफ पर्सन जो कि क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। तो चाहे जो भी हो सब इसके अंदर आ रहा है, कवर होता है। अभी रिसेंटली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि व्हेन डाउरी डेथ में बी प्रीज्यूम्ड, मतलब समझिए इंटरप्रेटिंग डाउरी डेथ, सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लैरिफाई करी कि डाउरी डेथ कैन बी प्रीज्यूम्ड इफ द वाइफ वाज हैरेस्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली क्लोज बिफोर हर डेथ इन द मैरिटल होम। जहां शादी हुई है वहां पे क्या हो रहा है भाई, आपने सुना होगा बहुत सारी, कहो दहेज मांग रहे, दहेज नहीं मिला तो
आग लगा दी, मार डाला, या पत्नी ने कुछ कर लिया, जो भी इस तरह के केसेस आते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम मोटे मोटे तौर पे, कुछ भी आगे बढ़ेंगे उसके पहले हम डाउरी डेथ के बारे में क्लियरिटी से जानते हैं कि एक्चुअली में क्या है। देखिए सेक्शन 304 बी डिफाइन करता है कि ये रिलेट करता है डाउरी डेथ से, आईपीसी के अंदर है ये, और इट इज रेड इन कंजंक्शन विद सेक्शन नंबर 113 बी, है ना, इसको इसके साथ पढ़ते हैं ना, कि ये ऑन प्रीजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन केस ऑफ डाउरी डेथ। तो लेटेस्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से सून बिफोर हर डेथ, मरने से पहले, ठीक है, सून बिफोर हर डेथ implies that cruelty has to be proved during the close proximity of time of death। जब वो मरने वाली थी तो मरने से पहले उसके साथ कुछ क्रुएल्टी हुई है, ठीक है। तो ये कहता है इस समय का रिसेंट जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। साथ में इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द अक्यूज्ड मेकिंग लाइफ ऑफ द डिजीज्ड मिजरेबल विच मे फोर्स हर टू कमिट सुसाइड, कि उसकी जिंदगी औरत की इतनी खराब कर दी थी कि उसको मजबूरन जो है वो सुसाइड करनी पड़ी। तो इतना समझिए, ये सारा कुछ आता है इसके अंदर। तो कुछ डाउरी डेथ क्या है इंडिया के अंदर समझते हैं। डाउरी, दहेज, नॉर्थ इंडिया में, या स्त्री धन इसको बोलते हैं साउथ इंडिया में, इसको जो है डिफाइन करा गया है बाय डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 के तहत। और इसको क्या डिफाइन करा गया है मैं आपको बताती हूँ, कि कोई भी प्रॉपर्टी गौर से समझिएगा, कि कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी जाती है या वादा करा जाता है कि हम देंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक पार्टी या माता पिता कह लीजिए दूसरी पार्टी को या दूसरे माता पिता को कह लीजिए, इन कनेक्शन विद द मैरिज। आज के टाइम पे आपने भी देखा होगा भाई, शादी वादी तय हुई नहीं कि सारे के सारे जो है बैठे, ये बताओ भाई शादी में क्या दिया जाएगा, आप क्या देंगे, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज समझ है ना। तो ये सारी जो भी चीजें होती हैं इसे दहेज बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा मेजर सोशल इविल है। अगर माँ बाप अपनी खुशी से बेटी को कुछ दे रहे हैं अलग की बात है, आप डिमांड नहीं कर सकते, और बहुत टाइम से लेकिन ये चलता चला आ रहा है। डाउरी डेथ को ऐड करा गया एज अ न्यू ऑफेंस, ये डाउरी डेथ जो है एक इसको नए ऑफेंस के तौर पे ऐड करा गया इन आईपीसी ओनली इन 1986, 1986 में ऐड करा गया, बल्कि कितना पुराना था ये, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है ना। हम पहले इसको समझ लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम डाउरी डेथ, क्रूअल्टी मतलब टॉर्चर हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है किसी औरत का, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये दूसरे कॉमन टाइप्स हैं इस डाउरी क्राइम के, कि भैया उसको तुम जो है परेशान कर रहे हो, लाओ पैसा लाओ जाके, हाँ मार रहे हो, पीट रहे हो। अच्छा, प्री अज्यूम का मतलब बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे नहीं समझ पाए, मैं बता दूं, अज्यूम कर लेंगे, इस बात को समझ लो, अज्यूम कर लेंगे कि भाई अगर मानो उसके पहले उसके साथ क्रुएल्टी हुई है किसी भी चीज को लेके, तो इसका मतलब कि जो है उसको डाउरी के लिए, दहेज के लिए ही मार पीट रहे थे। क्या बात भाई, इतना टाइम होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी देश बहुत यहाँ पे क्या मानसिकता, बहुत लोगों की बहुत पिछड़ी है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में जानेंगे। न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रैकेट ये बस्ट करा गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा में तो आप जानते हैं सब बहुत चलता है। प्री कॉन्सेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, पहले इसके बारे में समझते हैं क्या है। देखिए एक्ट है ना, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम रोक लगाएं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पे, कि आखिरकार मोटा मोटा समझिए कि क्या है कि भाई पेट में माता के पेट में किस कौन है, बच्चा है कौन, लड़का है कि लड़की है, इस चीज का पता लगाना ये एक दंडनीय अपराध है। इस पे रोक लगाई जाती है इस एक्ट के माध्यम से। आप नहीं सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते फीटस का क्या है ना। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, इससे भाई पता लगाते थे कि अच्छा लड़की होने वाली है, ओके, तो उसका अबॉर्शन करा देते थे। इससे माँ को, बच्चे को, लड़कियों की पॉपुलेशन पे, और ये तो एक तरह का एक क्राइम ही है, बहुत बहुत असर पड़ रहा था। तो ये एक्ट लाया गया। ये एक्ट जो है इसको 2003 में अमेंड भी करा गया, एंड दिस में बी कॉल्ड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब हाइलाइट्स क्या है एक्ट की, थोड़ा समझिए
कि कोई भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं की जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट भी है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि इनमें से जो कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, सिर्फ इन अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है इनमें से कोई, तो सिर्फ पता लगाने के लिए ही प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज करेंगे, अदरवाइज किसी और चीज के लिए नहीं यूज होगा। अब वो क्या है एबनॉर्मलिटीज समझाती हूँ। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, मान लीजिए कोई जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज है, कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज है, कुछ सेक्स लिंक जेनेटिक डिजीज है, कुछ कॉग्निटिव एनोमलीज है, कुछ और तरह की एबनॉर्मलिटीज है, डिजीज हैं जिसे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया हुआ, स्पेसिफाई किया हो, तभी यहाँ पे ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज हो सकता है। उसके बाद समझिए कि नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी यूज्ड, कोई भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज नहीं होगा या कंडक्ट नहीं करी जाएगी जब तक के लिए एक जो पर्सन है वो क्वालिफाइड ना हो ऐसा करने के लिए, सेटिस्फाइड ना हो, जो रीजंस दिए गए हैं उनसे टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग में लिख के देगा दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशंस हैं, थोड़ा सा इस बारे में समझते हैं। तो पहली है, एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज अबव 35 ईयर्स, प्रेग्नेंट औरत की उम्र 35 साल से ऊपर हो। प्रेग्नेंट औरत जो है इसके 2 या 2 से ज्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो चुके हों या फीटल लॉस हो चुका हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये सारे के सारे रीजंस लिखित में वो दे दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इनमें से कोई कंडीशन जो है फुलफिल हो रही हो। तो पहला समझ गए, दूसरा समझ गए, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एक्सपोज हो पोटेंशियली टेराटोजेनिक एजेंट्स जैसे ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन या केमिकल्स है। प्रेग्नेंट औरत या उसका जो स्पाउस है, इसकी फैमिली हिस्ट्री मेंटल रिटार्डेशन की हो, मेंटली जो है रिटार्डेड हो, या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, है ना, जैसे कि स्पासिटी या कोई जेनेटिक डिसीज। अब देखिए दूसरी कुछ कंडीशंस जैसा भी सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड में लिखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक बोर्ड बना सकती है, मतलब उसने मतलब बोर्ड बना सकती है टू बी नोन एज द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। अंडर द चेयरमैन, इसके चेयरमैन होंगे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। जो बोर्ड है ये फंक्शंस, नीचे दिए गए फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा पॉलिसी मैटर्स पे जो भी रिलेटेड होंगे यूज ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से या सेक्स सिलेक्शन टेक्निक से या अगेंस्ट देयर मिसयूज। दूसरा, रिव्यू और मॉनिटर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का, रूल्स का जो बनाए जाएंगे अंडर और रिकमेंड करे जाएंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस इन द सेड एक्ट एंड रूल्स। तीसरा, पब्लिक अवेयरनेस के लिए अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन और प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस लीडिंग टू फीमेल फीटिसाइड। चौथा, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन टू बी ऑब्जर्व बाय पर्संस जो कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स में काम करते हैं, जेनेटिक लेबोरेटरीज में या जेनेटिक क्लिनिक्स में काम करते हैं, और परफॉर्मेंस भी देखने के लिए अलग अलग बॉडीज की जिसे इस एक्ट के तहत बनाया जाता है, और साथ में अप्रोप्रिएट जो भी जरूरी कदम है उनको यहाँ पे उठाने के लिए ताकि प्रॉपर और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और आखिरी में कोई भी दूसरा फंक्शन जैसा कि इस एक्ट के अंदर लिखा हो। सेम तरह से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर है ये भी एक बोर्ड बनाएंगे जिसे स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड या यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड कहा जाएगा। दोस्तों इस लॉ के अंदर सारे सेंटर्स के पास जिनके पास वो सारे सेंटर्स जिनके पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है जिसकी वजह से सेक्स फीटस का प्री कंसेप्शन मतलब पोटेंशियली डिटेक्ट कर सकता है या प्री नेटल जो है डिटेक्ट कर सकता है, तो ये सारे सेंटर्स को रजिस्टर होना पड़ेगा और एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास में। साथ में रोक लगाता है ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी टेक्निक से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट की दिखाता हो कि हम भाई बच्चे का सेक्स पता लगा देंगे, डिटेक्ट कर देंगे। साथ में एक्ट और रूल्स डील करते हैं पूरी तरह से मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ। एक्ट यहाँ पे पेनलाइज करता है मॉनिटरी को एज वेल एज इम्प्रिजमेंट को, है ना, जेल को भी, सारे ही एरेंट चाहे वो इन्वॉल्व हो सेक्स डिटर्मिनेशन में या नॉन मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में हो, मतलब या नॉन मेंटेनेंस हो रिकॉर्ड्स का। एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन ये है कि द वुमेन हु वाज कंपेल्ड टू अंडरगो सच डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ सेक्स सिलेक्शन, ठीक है,
जबरदस्ती करी गई हो किसी औरत के साथ में तो एक्सेप्शन है। और प्रिपेयर्ड अथॉरिटीज के पास ये भी पावर है, पावर इसमें सिविल कोर्ट की है, जो सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है, सील कर सकती है ऐसी मशीन को, इक्विपमेंट को, या रिकॉर्ड्स ऑफ द वायलेटर्स ऑफ लॉ, और इससे पब्लिक अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करने को भी लेके, और काफ़ी ऐसी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके पास ये सारी अथॉरिटीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों न्यूज़ में क्यों रहा, देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS 2019-20 का डेटा दिखाता है कि यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है एग्रीकल्चर के अंदर, उनका पार्टिसिपेशन जो रहा है उसमें। देखिए जो डेटा ट्रेंड रहा है औरतों का एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो आपको पहले बता दूं कि 14% जो ऑपरेशनल होल्डिंग है एग्रीकल्चर की वो औरतें ओन करती हैं, और 90% जो विमेन ओन्ड लैंड होल्डिंग्स हैं ये स्मॉल है और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं। तो ये तो दो बातें हो गई। अब न्यूज के बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए वर्क फोर्स जो औरतों की है उसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है टू 45.6%, ये 19-20 में था, और ये उसके पहले 42.5% था 18-19 में। ऑलमोस्ट जो पूरा ये जो वर्क फोर्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है ये सब आप एग्रीकल्चर के अंदर देखिए उसमें मिली है। एग्रीकल्चर अभी भी परफॉर्म कर रहा है, बढ़ता जा रहा है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंक, मतलब एब्जॉर्बिंग वर्कफोर्स दैट कैन नॉट फाइंड रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। ऐसी वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर पनाह दे रहा है जिन्हें कहीं और कोई ऐसा रेम्यूनरेटिव कुछ पैसा कमाने का तरीका नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है विमेन लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन रेट में 5.5% पॉइंट्स की, मतलब ये 30% 2019 से लेके 29 के बीच में, फ्रॉम आपका 1920 के बीच में, आई एम सॉरी 29 कहाँ आ गया, ये गलत प्रिंटेड है, और फ्रॉम ये 24.5 था ये 18-19 में, तो 5.5% यहाँ पे आप देखिए बढ़ा है। और ज़्यादातर ये गांव की औरतों में देखने को मिला है ये फिनोमिना जो है, मतलब रूरल वुमेन में देखने को मिला है। ये जो फिनोमिना है इंक्रीज पार्टिसिपेशन का औरतों का, खासकर जो एग्री लेबरर्स के तौर पे काम करते हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्री फोर्स। ठीक है, अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फीमेल वर्कर्स का बाय इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी में जो है वो है ये इतनी, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, दूसरे में इसमें मैन्युफैक्चरिंग में थी और कंस्ट्रक्शन में थी। अच्छा फैक्टर्स क्या है, अब आप कहेंगे ना वजह क्या है मैम जिसकी वजह से इतनी सारी औरतें एग्रीकल्चर में जा रही हैं। देखिए जो आदमी है वो एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस की वजह से सही पैसा नहीं मिलता है तो वो चले जाते हैं बाहर काम करने, और औरतें इतना जाती नहीं, क्यों? क्योंकि सोशल लॉ में अरे बच्चा संभालो, सास ससुर संभालो, अरे घर का खाना कौन बनाएगा। उसके साथ वो औरतें जो है प्रेफर करती हैं फॉर लेबर इंटेंसिव वर्क। साथ में जो विमेन लेबर है वो उसको लो प्रोडक्शन कॉस्ट इंश्योर करती है, क्योंकि बहुत ही कम पैसा इनको मिलता है, ये काम कर लेती हैं, इजी है हायर करना, इजी है निकाल देना, क्या करेंगी। हाँ, तो ये कमजोरी का एक तरह से फायदा उठा के चीजों को किया जा रहा है ना, और ये पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्मी क्यों है न्यूज में, जानते हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि इंडियन आर्मी हैज ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, इंडियन आर्मी ने ग्रांट करी परमानेंट कमीशन 577 विमेन ऑफिसर्स को सिंस जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकला है फरवरी 2020 के बाद से। आइए थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। दोस्तों परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कैरियर आर्मी के अंदर टिल यू रिटायर, जब तक के लिए आप रिटायर ना हो जाओ तब तक के लिए आर्मी के अंदर कैरियर। अब परमानेंट कमीशन के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA को, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी को। तो अब जो सेक्शन नंबर 12 है ना आर्मी एक्ट 1950 का, वो औरतों को इनएलिजिबल बनाता था एनरोलमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्मी के अंदर, जब तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से इनको अलाउ ना कर दे। तो हुआ क्या, जनवरी 1992 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ एरियाज प्रोवाइड करे जहां पे विमेन ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता था, जैसे कि आर्मी की पोस्टल सर्विस, जज एडवोकेट्स जनरल डिपार्टमेंट, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस
कॉप्स जैसे सेंट्रल एमिनेशन डिपो या मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह, एंड आर्मी सर्विस कॉप्स जैसे फूड साइंटिस्ट या केटरिंग ऑफिसर्स, कॉप्स ऑफ सिग्नल्स हो गए, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स वगैरह। ठीक है, उसके साथ और भी हैं कुछ इंटेलिजेंस कॉप या रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो इन सब की जगहों पे अलाउ कर दिया गया औरतों को कि हाँ भाई इन जगहों पे जो है वो एम्प्लॉय की जा सकती है। अच्छा, कुछ फैक्ट देखिए, सेक्स रेशियो डिफेंस में जानते हैं कितना है? आज के टाइम पे जो औरतें हैं अभी भी सिर्फ छोटा सा पोर्शन है इनका मिलिट्री के अंदर, वो भी कितना छोटा, कितना 0.56% आर्मी का, 1.08 एयरफोर्स का और 6.5% नेवी का। तो आप देखिए ये तीनों में ही कितना कम पार्टिसिपेशन है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो जो इंड्यूसमेंट है वाज ओनली ऑन द शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एसएससी के लिए है, और एसएससी ऑफिसर्स इंडक्टेड है अंडर 10+4 स्कीम, जहां पे ऑफिसर 10 साल तक के लिए सर्व करता है एंड एक्सरसाइज कर सकता है, ऑप्शन भी अपना कि वो अपनी सर्विस को 4 साल और एक्सटेंड करवा सकता है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट बबीता पुनिया केस में इन्होंने डायरेक्ट करा कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर इनको भी परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाए। रिजेक्ट करा सरकार का स्टैंड उनके साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस के ऊपर, एज ये कह के कि ये सेक्स स्टीरियोटाइप है एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के अगेंस्ट। कोर्ट ने रूल करा कि हर एक औरत, जो हर एक विमेन ऑफिसर है जो काम कर रही है एसएससी बेसिस पे, चाहे वो मतलब डिसरिगार्डिंग वेदर फॉर 14 ईयर्स या 20 ईयर्स, इसे यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा फॉर ग्रांटिंग ऑफ परमानेंट कमीशन इन द आर्मी, जिसमें आपका इंक्लूड होगा कमांड पोस्टिंग्स में। विमेन ऑफिसर्स अभी भी इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड कॉर्प्स में नहीं सर्व कर सकते। कॉम्बाट विंग्स जो डिप्लॉयड हैं एंड मोस्ट ऑफ द फॉरवर्ड लोकेशंस फेसिंग एडवर्सरी सिचुएशन, तो ऐसी जगहों पे विमेन ऑफिसर अभी भी सर्व नहीं कर सकते। देखिए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ऑलरेडी इन्होंने परमानेंट कमीशन को ग्रांट कर दिया है विमेन ऑफिसर्स को। तो ये हमने बात करी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। न्यूज में क्यों है पहले जानते हैं। उड़ीसा की सरकार ने यहाँ एनरोल करा आउट अ प्लान टू मेक स्टेट कंप्लीटली फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 2030। बहुत अच्छी खबर है। देखिए, चाइल्ड मैरिज के बारे में समझेंगे, इम्पैक्ट जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा न्यूज के और समझ लेते हैं। उड़ीसा की सरकार ने यहाँ पे कहा कि ये 5 डिपार्टमेंट हैं फॉर ऑब्जर्विंग कन्वर्जेंट एक्शन पॉइंट्स ऑन अडोलसेंट एम्पावरमेंट एंड एंडिंग चाइल्ड मैरिज इन लाइन विद स्टेट स्ट्रेटजी एक्शन प्लान के हिसाब से। और 2019 में जो स्टेट है यहाँ पे इसने रोल किया था आउट 5 ईयर SSAP, यही स्टेट स्ट्रेटजी एक्शन प्लान को, कि वो इसके थ्रू एंड करेंगे चाइल्ड मैरिज को अपनी स्टेट उड़ीसा के अंदर। जो डिपार्टमेंट बताया ना मैंने, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? इसमें स्कूल और मास एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड हायर एजुकेशन एंड लॉ। तो आपको मालूम है ना कितनी दिक्कतें होती हैं ये चाइल्ड मैरिज से। चाइल्ड मैरिज के क्या इम्पैक्ट होते हैं वो आपको पहले बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इससे लड़कियों की एजुकेशन पीछे रह जाती है, काम सही का नहीं कर पाती वो, बाद में इंटरजनरेशनल साइकिल रहती है पॉवर्टी की, माँ गरीब फिर गरीब फिर गरीब फिर गरीब, बच्चा बच्चा सब गरीब। उसके साथ यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है। देखो भाई, 50 रुपए तुम लाओ, 50 रुपए मैं लाऊं, 100 रुपए हो जाएंगे। अगर सिर्फ तुम 50 रुपए लाओगे तो कैसे ही 100 रुपए होंगे, और इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाई मैटरनिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रहता है। साथ में डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, आ रहे हैं पी के गुस्से में, काम से आए हैं तो मारेंगे, ये करेंगे, ठीक है, छोटे जो बच्ची है उसका आइसोलेशन, तो ऐसी बहुत सारी खराब चीजें देखने को मिलती हैं समाज के अंदर। ये काफी खराब इम्पैक्ट हैं इस चाइल्ड मैरिज के। अब थोड़ा सा हम ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बारे में जानते हैं, PCMA। यह एक्ट कहता है कि अगर एक आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और एक औरत जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर इन दोनों की शादी होती है तो ये एक कॉग्निजेबल, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी। कॉग्निजेबल और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसको सजा हो सकती है इसमें आपको 2 साल तक की, और इसमें 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। बट रिकॉग्नाइजेस द यूनियन एज वैलिड। तो एक्ट हो गया। दूसरा क्या है, ये ट्रीट करता है अंडर एज मैरिज को एज वैलिड बट वॉइडेबल होगी, विच मीन्स कि दैट एन अंडर
एज मैरिज इज वैलिड एज लॉन्ग एज माइनर इन्वॉल्व इन द मैरिज वांट टू रिमेन इन द मैरिज। कि भैया अंडर एज मैरिज तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे वैलिड कहता है ये, ठीक है, लेकिन अगर मान लो दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर इसको कहते हैं कि हाँ हमें आगे वैलिड रखनी है, तो ये इसको ये करार भी करता है वैलिड, ठीक है। ऐसे तो वॉलिड वॉइड है, नल वर्ड खत्म हो जाएगा सब। और तीसरा ये सेट करता है मिनिमम एज मैरिज की 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल और आदमी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18+ वाला सीन लग जाता है, इतना समझे। आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। कुछ बातें हम यहाँ जानेंगे चाइल्ड मैरिज को लेके। तो चाइल्ड मैरिज को आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसी फॉर्मल मैरिज है या इनफॉर्मल यूनियन है जो एक इंटर करी गई है बाय इंडिविजुअल बिफोर अटेनिंग द प्रिस्क्राइब एलिजिबल एज। एक उम्र से कम में अगर शादी हो रही है तो ये चाइल्ड मैरिज है। एक प्रिस्क्राइब एज से अगर कम उम्र में शादी हो रही है, तो आप कहेंगे कि मैम प्रिस्क्राइब एज क्या है? तो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से जो मैरिज की उम्र है वो 21 साल रखी गई है आदमियों के लिए और 18 साल है लड़कियों या औरतों के लिए। अब जो प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज की, ये बहुत ज्यादा देश के अंदर फैली हुई प्रॉब्लम है। हालांकि सबसे कॉमन अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह ऐसी स्टेट्स में। अच्छा कुछ फैक्ट्स जानते हैं। देखिए 1/3 जो वर्ल्ड की चाइल्ड ब्राइड्स है ना, ये इंडिया में है। इससे ज्यादा बताइए क्या क्या कहा जाए। 16% जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं इनकी उम्र 15 से 19 साल के बीच में और ये अभी करेंटली मैरिड हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना है, आसपास हमारे बहुत सारी ऐसी आंटीज वगैरह रहती है जो बताती हैं कि भाई जैसे मैं पहले पढ़ाती थी तो बहुत सारी उनकी मम्मी वगैरह थी, कहती थी हमारी शादी तो बहुत कम उम्र में हो गई थी जब हम 15 साल के थे और 14 साल के थे। चलिए ये गलत चीज है, इस पर रोक लगनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है चाइल्ड अडॉप्शन। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को नोटिफाइड करा सरकार ने। न्यूज के बारे में थोड़ी जानकारी और समझते हैं। ये एक्ट देखता है टू अमेंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 को, ताकि और ज्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेटअप किया जाए अंडर द 2015 एक्ट। ये उसी हिसाब से है जैसे अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशंस कहते हैं, रूल्स कहते हैं चाइल्ड ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड जुवेनाइल्स से रिलेटेड, है ना। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। बहरहाल इस एक्ट का क्या फीचर है समझते हैं। इंस्टेड ऑफ कोल्ड एज इन 2015 एक्ट में क्या था कि कोल्ड दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे कोल्ड के अलावा यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब ऑर्डर्स को इशू करेंगे, चाहे वो इंट्रा कंट्री हो चाहे वो इंट्रा कंट्री अडॉप्शन हो, ताकि फटाफट से प्रोसेस को ट्रैक कर सके। साथ में ये एक्ट जो रहेगा नया वाला, इसमें एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी पैरामीटर होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के होंगे उनको रिलेटेड, रीडिफाइन करेगा सीरियस ऑफेंसेस को। सीरियस ऑफेंसेस के अंदर वो सारे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए पनिशमेंट दी जाती है अंडर द इंडियन पेनल कोड या कोई भी दूसरे लॉ के तहत फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये एक मिनिमम जो जेल होगी फॉर द टर्म मोर देन 3 years एंड नॉट एक्सीडिंग 7 years, या मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 7 years बट नो मिनिमम इम्प्रिजमेंट या मिनिमम इम्प्रिजमेंट लेस देन 7 years हो। तो ये एक उसी हिसाब से शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑफेंसेस को एक सीरियस ऑफेंस माना था रादर देन हीनियस। तो एक सीरियस ऑफेंस है ये। सारे ऑफेंसेस जो एक्ट के अंदर आएंगे वो सारे के सारे ट्राई कौन करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट करेगा। अच्छा मैं इंटरनेशनल की बात कर रही थी ना, कुछ इंटरनेशनल लेवल की। तो ये देखिए यहाँ पे अडॉप्शन प्रोविजंस क्या है, इंटरनेशनल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल। इंटरनेशनल में रहेगा यहाँ यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन यूएनसीआरसी और हेग कन्वेंशन देखता है। लीगल में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया और अडॉप्शन रूल्स हो गए 2017 के। उसके इंस्टीट्यूशन में देखिए तो सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो आप कहेंगे मैम अडॉप्शन प्रोविजन इंडिया के अंदर क्या है, थोड़ा ये बताइए। देखिए जब यहाँ पे बच्चा बिना फैमिली के होता है तो स्टेट उसकी गार्जियन बन जाती है। अगर जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश करा गया है लॉ के द्वारा ये अडॉप्शन के टाइम पे नहीं फॉलो हुआ तो सरकार यहाँ पे उस बच्चे की कस्टडी ले लेगी।
लीगल फ्रेमवर्क में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट अभी 2015 वाला है। ये गवर्न करता है कि जो पूरा अडॉप्शन का प्रोसीजर है देश के अंदर वो प्रॉपर ये देखता है। ये रोक लगाता है ऑफर करना या रिसीव करना किसी बच्चे को आउटसाइड द प्रोसेस के बाहर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, जैसा एक्ट में लिखा उस हिसाब से करेंगे। सेल परचेज नहीं कर सकते बच्चे की, और ऐसे एक्ट पनिशेबल होंगे, 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए तक फाइन लग सकता है। अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 क्या है? ये रेगुलेशन एड्रेस करता है नीड फॉर इन फैमिली अडॉप्शंस, पोस्ट अडॉप्शन सपोर्ट, उसके साथ चाइल्ड सेंट्रिक प्रोविजन, टाइम लिमिट कोर्ट्स पे है ना डिस्पोज करने के लिए अडॉप्शन डीड्स को, उसके साथ कंसोलिडेशन, सीनियरिटी लिस्ट का फैसिलिटेट करना, रूट सर्च इवन बाय चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम के हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं दोस्तों। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो प्राइमरी डील करती है अडॉप्शन से। इसमें इंटर कंट्री अडॉप्शन भी आता है। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये फाइनल अथॉरिटी है एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पावर्स को और अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए चिल्ड्रन सेंट्रेड इन नीड ऑफ केयर या प्रोटेक्शन अंडर द जेजे एक्ट। ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट्स पर मंथ करेगी रेजिडेंशियल फैसिलिटी में जहाँ पे बच्चा जो है वो है रह रहा है इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ताकि रिकमेंडेशन करे कि भाई क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है टू डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट में, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताए। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे मैंने बताया आपका यूएनसीआरसी 1992 का है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि ये स्टैंडर्ड स्टेट की पार्टीज फॉलो करेंगी ताकि बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड का सिक्योर हो सके। ये मेन एम्फेसिस डालता है कि सोशल इंटीग्रेशन हो, जो बच्चा है जो विक्टिम है ना, इसमें कुछ भी ऐसा विदाउट रिसोर्टिंग द टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है ना, सब कुछ ध्यान में रख के प्रॉपर अच्छे तरीके से उसके चीज़ों को, उसके हकों को उसको मिलना चाहिए। और दूसरा जो हेग कन्वेंशन है ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, ये मिनिमम स्टैंडर्ड बताता है फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन। नेक्स्ट अडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021, इसका एम है कि भाई ईज करना इंटर कंट्री अडॉप्शन को अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हामा 1956 के तहत। तो अडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशन के हिसाब से जो फैमिली अडॉप्ट करती है हामा एक्ट के तहत, इसे यहाँ पे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लेना पड़ेगा नोडल अडॉप्शन बॉडी से है ना, कारा से, ताकि इस बच्चे को कारा टेक द चाइल्ड अब्रॉड। अच्छा, ऐसे केसेस में जहां कंट्रीज जो हैं वो हेग अडॉप्शन कन्वेंशन से बाहर हैं इन रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री अडॉप्शन, तो एक लेटर एक्सेप्टिंग अडॉप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि कंसर्न होगा ऑफ रिसीविंग कंट्री, ये शैल बी सॉट बाय कारा ना, इसे देखा जाएगा ताकि यहाँ पे इशू कर सके फाइनल सपोर्ट लेटर, एजेंसी इशू कर सके। और लास्ट में अंटिल दिस रेगुलेशन, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं थी कारा के लिए रिगार्डिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन अंडर हामा, जो कवर करता है हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स को, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को इशू करा जाएगा ओनली बाय द कोर्ट। तो ये एक बात है। क्या आपको पता है कि यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, बीजिंग रूल्स जो हैं ये कहते हैं, इंश्योर कराते हैं कि जो it strives to ensure that juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile, and ये इंश्योर कराएं कि कोई भी रिएक्शन जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स का है ये हमेशा से जो है वो इन प्रोपोर्शन में हो टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ बोथ ऑफेंडर्स एंड ऑफेंस। तो ये हमने पूरी बात करी। अब आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, हम ये चाइल्ड लेबर का जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, आपको कैसा लगा ये पूरा कुछ बताइएगा मुझे। कुछ चीज़ों की अगर मीनिंग में प्रॉब्लम हुई हो तो बहुत ही प्यार से आप बता दीजिएगा, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काफ़ी कुछ आपको उनसे जो है फ़ायदा मिल सकता है, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।